Dear student, welcome again Sanskar Science Academy online classes. So dear student, in our last biology class we discussed about asexual reproduction in animals. लास्ट हमने asexual reproduction के बारे में बात की थी डियर स्टूडेंट। बेटा हम जंतुओं में जनन पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग अभी पढ़ रहे हैं अलैंगिक जनन। जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि अलैंगिक जनन में भाग लेने वाले जो जनक होते हैं उस जनक की संख्या एक होती है। वहाँ पर हम नर और मादा को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। नंबर 2, अलैंगिक जनन में सामान्यतः कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन में एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनती हैं और कोशिका में बनने वाली कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान होती है। जैसे आप यहाँ देखिए, यहाँ आपने 2 कोशिकाएं बनाई हैं एक कोशिका से। ये 2 कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान यानी द्विगुणित या अगुणित होगी। ओके, आगे हम बात करें कि अलैंगिक जनन से बनने वाली जो संतति होती है वो आनुवांशिक रूप से और आकारिकी रूप से जनक के समान होती है और ऐसी संतति के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं क्लोन। संतति जो कि समसूत्री विभाजन से बनती है, आकारिकी में और आनुवंशिकी में जनक के समान होती है, जिसे हम क्लोन कहते हैं। ओके जी। अब आपसे पूछा जाए कि अलैंगिक जनन कौन कौन सी विधियों से होता है जंतुओं में, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बाइनरी फिशन या द्विखंडन। इस द्विखंडन में क्या होता है जी, कोई भी जीव, कोई भी जंतु 2 टुकड़ों में 2 भागों में विभक्त हो जाता है। तो द्विखंडन इसीलिए इसका नाम है कि 2 भागों में विभक्त हो जाता है। जनरली आपसे पूछा जाए द्विखंडन या द्विविखंडन किस में पाया जाता है, तो आपने नाम सुना हो यूग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा, जीवाणु, इन सब में द्विखंडन पाया जाता है। इनमें खास एक कॉमन बात यहाँ पर यह है बेटा, ये तीनों जंतु अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना जिस संघ से संबंध रखते हैं उस संघ का नाम है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ संघ जंतुओं का पहला संघ है जो कि मुख्य रूप से यूकैरियोटिक है। तो यूकैरियोटिक जंतुओं में सबसे पहला संघ प्रोटोजोआ है। ये टोटल प्रोटोजोवंस एनिमल्स हैं और इनकी खास बात ये होती है कि ये कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर या एक कोशिकीय होते हैं। ये जो जीवाणु है ये यूकैरियोटिक जीव नहीं है, ये कैसा जीव है, प्रोकैरियोटिक जीव है। इन चारों में द्विखंडन होता है, लेकिन जो तरीका है वो अलग अलग होता है। जैसे अमीबा में असमान द्विखंडन होता है, जीवाणु में अनुप्रस्थ द्विखंडन होता है, यूग्लिना में लंबवत द्विखंडन होता है और पैरामीशियम में भी अनुप्रस्थ द्विखंडन होता है। तो होना सभी में द्विखंडन है, लेकिन तीनों का चारों का तरीका कैसा है, अलग अलग है। हम बात करें इसमें होता क्या है, हम सिंपलेस्ट एग्जाम्पल लेते हैं। हमने एग्जाम्पल ले लिया अमीबा का। अब ये अमीबा जो है प्रोटोजोआ संघ का जंतु है और इसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती। देखिए आप, इसकी ये शेप इर्रेगुलर है, जिसमें एक केंद्रक है, केंद्रक घिरा हुआ है किससे, साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य से। ये अपने पास इसका हो गया साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य, ये इसका हो गया केंद्रक।
सामान्यतः किसी भी कोशिका के केंद्रक में क्या पाए जाते हैं, तो कोशिका केंद्रक में मुख्य रूप से पाए जाते हैं गुणसूत्र। लेकिन यहाँ पर गुणसूत्रों के स्थान पर क्रोमेटिन कणिकाएं पाई जाती हैं, यानी अमीबा में गुणसूत्रों के स्थान पर क्रोमेटिन कणिकाएं पाई जाती हैं। अब ये जो अमीबा में द्विखंडन हो रहा है, ये कौन सी परिस्थिति में होता है, तो ये मुख्यतः कौन सी परिस्थितियों में होता है, अनुकूल परिस्थितियों में होता है। अमीबा के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ क्या है? सामान्यतः अमीबा कैसा जीव है? जलीय जीव है, एक्वेटिक जंतु है। तो ये कहाँ मिलता है? पानी में। तो पानी, अगर जल की मात्रा उचित हो, भोजन की मात्रा उचित हो, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में जल में हो, तो ये उसके लिए कौन सी परिस्थितियाँ हैं? अनुकूल परिस्थितियाँ हैं। इन अनुकूल परिस्थितियों में यह अमीबा क्या करता है? द्विखंडन करता है। द्विखंडन में मैंने बताया कि समसूत्री विभाजन होगा, तो पहले विभाजन केंद्रक का होगा और केंद्रक के बाद किसका होगा? कोशिका द्रव्य का होगा। तो होता क्या बेटा, इसका केंद्रक धीरे धीरे डम्बेल शेप्ड होने लगता है, यानी इसके बीच में यहाँ क्या बनने लग गई? खांच बनने लग जाती है। कुछ ऐसी ही कंडीशन इसके कोशिका द्रव्य के साथ भी होने लगती है। इसमें भी क्या बनने लगती है? खांच बनने लगती हैं। ये देखिए यहाँ फोरो या खांच बन रही है। धीरे धीरे ये खांच कैसी होती चली जाती हैं? गहरी होती चली जाती हैं, और पहले केंद्रक से कितने केंद्रकों का निर्माण हो जाता है? 2 केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। यह 2 केंद्रक बन गए इसके, और उसके बाद इसका जो कोशिका द्रव्य है उसमें लगातार क्या बनती है? खांच। इस तरह से खांच बनती है, और ये खांच लगातार कैसी होती जा रही है? गहरी होती जा रही है, और अंत में एक अमीबा से 2 पुत्री अमीबा का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। एक अमीबा 2 कोशिकाओं में क्या हो जाता है? विभक्त हो जाता है। ये दोनों जो है कौन से अमीबा हो गए? डॉटर अमीबा या पुत्री अमीबा हो गए। ओके जी। तो आपसे पूछा जाए कि अमीबा में द्विखंडन जो है वो कौन सी विधि से होता है, तो असमान द्विखंडन होता है। कौन सी परिस्थितियों में होता है? तो अनुकूल परिस्थितियों में ये पाया जाता है। इसमें होता क्या है कि पहले केंद्र कितने भागों में विभक्त हो जाता है? 2 भागों में, और केंद्र के बाद कोशिका द्रव्य भी धीरे धीरे 2 भागों में विभक्त हो जाता है, और नए अमीबा का निर्माण हो जाता है। ये अलैंगिक जनन की सबसे कॉमन, सबसे सामान्य विधि है। आगे हम बात करें बेटे, नेक्स्ट हमने बोला द्विखंडन। द्विखंडन के बाद हम जो सेकंड पढ़ रहे हैं इसमें, वो है बहुविखंडन। एक्चुअली दूसरी विधि जो है उसका नाम क्या है? बहुविखंडन या बहुखंडन। मुख्यतः बहुविखंडन भी किस में पाया जाता है? ये भी मुख्य रूप से किस में पाया जाता है? अमीबा में पाया जाता है। अब इसमें होता क्या है? कौन सी परिस्थिति में होता है? तो ये कौन सी परिस्थितियों में होता है? प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। इसमें प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या होता है बेटा? प्रतिकूल परिस्थिति आपसे पूछ रहे कौन सी होती है, तो प्रतिकूल परिस्थिति मतलब जब जल की मात्रा कम हो, जब जल में इसका भोजन कैसा हो? कम हो, जब जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो। ऐसी कंडीशन में ये जो अपने पास अमीबा है, ये अमीबा है, और इसका क्या है? केंद्रक है, और केंद्रक के चारों तरफ क्या है? कोशिका द्रव्य है। इस केंद्रक में कौन सी कणिकाएं हैं? क्रोमेटिन कणिकाएं हैं। मैंने बोला इनमें गुणसूत्रों के स्थान पे कौन सी कणिकाएं पाई जाती हैं? क्रोमेटिन कणिकाएं पाई जाती हैं। अब क्या होगा बेटा कि प्रतिकूल परिस्थितियां है, ऐसी कंडीशन में सबसे पहले तो जो इसका केंद्रक है, ये जो न्यूक्लियस है, केंद्रक है, ये केंद्रक की केंद्रक झिल्ली फट जाएगी, और इसमें अनेक स्थानों पर क्या इकट्ठी हो जाएंगी? क्रोमेटिन कणिकाएं जो कि केंद्रक में थी, वो इसके चारों तरफ क्या पूरे अमीबा में क्या हो जाएंगी? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी या बट जाएंगी। ये सारी क्रोमेटिन कणिकाएं हैं। अब इन क्रोमेटिन कणिकाओं के चारों तरफ पुनः केंद्रक झिल्ली का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। ये वापस क्या बन गई? केंद्रक झिल्ली। परिस्थितियाँ कौन सी हैं? प्रतिकूल परिस्थितियाँ हैं। ऐसी कंडीशन में इनके चारों तरफ ये जो संरचना बनी है, इनके चारों कुछ मात्रा में कौन इकट्ठा हो जाएगा? जीव द्रव्य इकट्ठा हो जाएगा। ये इसमें कौन इकट्ठा हो गया है? कोशिका द्रव्य। इसमें केंद्रक के चारों तरफ एकत्रित हो गया है,
और इस कोशिका द्रव्य के चारों तरफ एक क्या बन जाएगा, कठोर आवरण बन जाएगा। जिसे इसके चारों तरफ ये मान लेते हैं, ये कौन इकट्ठा हो गया, ये साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो गया कोशिका द्रव्य, और उसके चारों तरफ एक कठोर आवरण बन जाएगा। इस कठोर आवरण को बोलेंगे हम लोग सिस्ट या इसे बोलेंगे पुटी। और पुटी बनने की क्रिया को, जो कठोर आवरण बना है, जो प्रतिकूल परिस्थितियों में उसको बचाने के लिए बना है, उसे बोलेंगे, क्रिया को बोलेंगे एनसिस्टमेंट या पुटी भवन। ठीक है। जब कौन सी परिस्थिति आएगी, ऐसा सभी के साथ होगा, जब कौन सी परिस्थिति आएगी, अनुकूल परिस्थिति आएगी। जब कौन सी परिस्थिति आ गई, अनुकूल परिस्थिति आ गई, तो अनुकूल परिस्थिति में ये जो अमीबा की ये जो झिल्ली थी ये फट जाएगी, और इस झिल्ली के फटने से इसमें से ये जो संरचना है, सिस्ट या पुटी युक्त संरचना है, जिन्हें कुछ लोग स्पोर भी कहते हैं, कुछ स्पोर भी कहा जाता है, ये सिस्ट या पुटी बाहर आ जाएंगी। ये सिस्ट या पुटी बाहर आ गई हैं, जिन पे कठोर आवरण है। ये इसका केंद्रक है, केंद्रक में क्रोमेटिन कणिका है, क्रोमेटिन कणिकाओं के चारों तरफ कोशिका द्रव्य है। तो ये बाहर आके ये क्या होगी, ब्रस्ट होगी, फट जाएंगी, और फटने से इनमें से कौन मुक्त हो जाएगा, इनमें से अब पुत्री अमीबा क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। ये है डॉटर अमीबा और पुत्री अमीबा। कौन सी परिस्थिति में ऐसा होगा, अनुकूल परिस्थिति आने पर ऐसा होगा। तो मैंने आपको बताया इसमें क्या होगा, देखिए फिर एक बार, बहुविखंडन मुख्य रूप से अमीबा में पाया जाता है। कौन सी परिस्थितियों में होता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। इसमें होता क्या है, क्रोमेटिन कणिका, ये केंद्रक की केंद्रक झिल्ली है, केंद्रक झिल्ली फट जाती है, क्रोमेटिन कणिकाएं मुक्त हो जाती हैं, फिर क्रोमेटिन कणिकाओं के चारों तरफ फिर क्या बन जाती है, केंद्रक झिल्ली बन जाती है, और उसके चारों तरफ क्या बन गया, कोशिका द्रव्य एकत्रित हो जाता है। उसके बाद चूंकि प्रतिकूल परिस्थितियाँ हैं तो उनके ऊपर एक कठोर आवरण सिस्ट या पुटी बन जाती है। इस पूरी संरचना को हम स्पोर कहते हैं, और पुटी बनने की क्रिया को पुटी भवन कहते हैं। जब अनुकूल परिस्थिति आती है तो ये जो इसकी झिल्ली है ये फट जाती है, और फटने से इसमें सिस्ट युक्त संरचनाएं मुक्त हो जाती हैं, और इन सिस्ट युक्त संरचनाओं से पुत्री अमीबा जो है मुक्त होकर नए अमीबा का निर्माण कर लेते हैं या पुत्री अमीबा बन जाते हैं। ये विधि है कौन सी, बहुविखंडन। तो आलैंगिक जनन की हमने अभी दो विधियाँ पढ़ी, एक का नाम है द्विखंडन, एक का नाम है बहुविखंडन। तीसरी विधि जो है बेटा उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, जिनका नाम होता है, तीसरी विधि जिसका नाम होगा, एक तो होगा बेटा मुकुलन, और एक चौथी विधि जो हम पढ़ेंगे आलैंगिक जनन की जंतुओं में, उसका नाम होगा रीजनरेशन या पुनरुद्भवन। इसके पश्चात हम बात करेंगे लैंगिक जनन की। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।